Hey guys, welcome to the 42nd lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। ये जो लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाना है, तो चलो लास्ट टॉपिक भी अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करेंगे? जैसे सबसे पहला है मॉइस्चर और वाटर। पानी जो होता है वो सीड जर्मिनेशन को बड़े ही भारी मात्रा में अफेक्ट कर सकता है। कैसे? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इज वाटर। ओके, क्यों? बिकॉज जनरली द सेल्स ऑफ एम्ब्रायो कंटेन अबाउट 10 to 15% मॉइस्चर इन डोरमेंसी पीरियड। जब एक सीड डोरमेंट होता है तो सीड का जो एम्ब्रायो होता है, उस एम्ब्रायो के जो सेल्स है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो हाईली डिहाइड्रेटेड होते हैं। पानी की मात्रा बहुत कम होती है, 10 to 15% ही पानी होती है। ठीक है, एम्ब्रायो का जो प्रोटोप्लाज्म है इट कंटेन्स ओनली 10 to 15% मॉइस्चर इन डोरमेंसी पीरियड। अब इस सीड को, अगर एक सीड को जर्मिनेट करना है तो उसको हाइड्रेटेड करना होगा, उसको पानी देना होगा, उसको पानी चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रेटेड होगा। ठीक है, और हाइड्रेटेड होगा सीड अच्छे से, तो वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा। ऑलराइट, तो देखो, द वाइटल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is unable to continue in this less amount of water। एम्ब्रायो में कितना, बस 10 to 15% ही मॉइस्चर है इन डोरमेंसी पीरियड, इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसी जो वाइटल एक्टिविटीज होती है वो हो ही नहीं पाती है बिकॉज ऑफ दिस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या किया जाए? पानी दो सीड को। सीड को आप पानी दोगे, मॉइस्चर दोगे, तो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा और एक प्लांट में ग्रो करेगा, एक सीडलिंग में ग्रो करेगा, फिर फर्दर उसका डेवलपमेंट होगा, एक मेच्योर प्लांट हो जाएगा। ठीक है, एक सीड से मेच्योर प्लांट बन गया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? वाटर की। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एक्टिव लाइफ प्रोसेसेस वाटर मस्ट बी प्रेजेंट अबाउट 75 to 90%। एक सीड के प्रोटोप्लाज्म में कम से कम 75 से लेके मिनिमम 75, मैक्सिमम 90, 75 से 90% तक पानी चाहिए। ठीक है, जो एम्ब्रायो का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कम से कम इतना पानी रहेगा, तभी वो सीड जर्मिनेट करेगा। आगे देखिए, द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप टू इंक्रीज देयर साइज बिफोर जर्मिनेशन। एक सीड जो होता है जब वो डोरमेंट स्टेट में होता है तो सुखरा हुआ होता है, क्योंकि उसके प्रोटोप्लाज्म में पानी की मात्रा कम है। लेकिन आप उसको पानी दे दो सीड को, तो पानी को एब्जॉर्ब करके एकदम अच्छा खासा मोटा फूल जाएगा। ठीक है, स्वेल हो जाएगा और उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा जर्मिनेशन से पहले, और फिर जर्मिनेट करेगा वो सीड। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू सीड कोड एंड माइक्रोपाइल। जो सीड कोड होता है ना सीड का, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जो माइक्रोपाइल, ठीक है, जहाँ पे इंटेगुमेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक रीजन था, मैंने कहा था माइक्रोपाइल। उस माइक्रोपाइल के थ्रू एंड सीड कोड के थ्रू जो सीड है हमारा, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर तीन चीजें। सबसे पहला हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हाइड्रेशन, आपको प्रोटोप्लाज्म की जो वाटर की जो मात्रा है उसको बढ़ाना होगा 10 to 15% से 75 to 90% करना होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जब सीड के पास वाटर आएगा तो वो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा तो तभी जाके वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा। ठीक है, डोरमेंट स्टेट में कैसे वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अच्छे से कर पाएगा? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अच्छे से कर पाए, ठीक है, एफिशिएंटली कर पाए, इसके लिए वाटर की जरूरत है। ओके, तीसरा, ब्रेकिंग सीड कोट। जो सीड कोट होता है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, माइक्रोपाइल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और सीड की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, तो सीड कोट जो है वो टूट जाता है। सीड कोट जैसे ही टूटेगा उसी में से जो एम्ब्रायो का जो प्लूम्यूल है वो शूट बना देगा, और जो रेडिकल है वो रूट बना देगा। शूट रूट निकल आया, एक छोटा सा सीडलिंग बना, सीडलिंग से में फिर डेवलपमेंट होगा और सीडलिंग से एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा। तो इन शॉर्ट, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दीज थ्री थिंग्स: हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ब्रेकिंग द सीड कोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले फैक्टर की, जो है ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन दैट रिलीजेस एनर्जी। ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन होगा वो अच्छे से होगा, और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा अच्छे से, ऑक्सीजन की जब अवेलेबिलिटी होगी, तब जाके
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो अच्छे से हो पाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से होगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी और इसी एनर्जी को यूज करके जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा। तो सीड जर्मिनेशन जो होता है उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी ड्रिवेन होता है। एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं आएगी तो कैसे वो सीड जो है वो जर्मिनेट कर पाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन जरूरत है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्मूथली चलेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्मूथली चलेगी, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो उस एनर्जी को यूज करके सीड जर्मिनेट करेगा। द हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस और स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन इन डीप सॉइल। So crop seed are sown in the soil by the farmers usually up to 5 to 7 सेंटीमीटर डीप। देखो, अगर आपको एक सीड से खेती करनी है तो आप अगर उसको बहुत अंदर जमीन के अंदर गाड़ दो ना, तो बहुत अंदर जब जाओगे ना, जितने अंदर आप जाओगे सॉइल के, ठीक है, सरफेस के जितने अंदर जाओगे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उतनी कम होती रहेगी, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सीड सही से जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती करते हैं, वो सीड को ना ज्यादा गहराई में नहीं बो करते हैं। सोन मतलब वही बो करना, बीज को बो करना, ठीक है, तो ज्यादा गहराई तक सोन नहीं करते हैं सीड को। 5 से 7 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर गहराई तक ही सीड को रखा जाता है। ऑलराइट, ताकि उतने डीप तक 5 to 7 सेंटीमीटर डीप तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होती है, तो सीड का जर्मिनेशन भी अच्छे से होता है। बहुत अंदर अगर आप गाड़ दोगे, 1 फीट अंदर गाड़ दोगे सीड को, तो सीड देखना जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा सीड को। और अगर आप सीड को लेके सरफेस पे छोड़ दोगे, 5 to 7 सेंटीमीटर डीप भी नहीं गाड़ोगे, तो कोई चिड़िया आएगी और आपका सीड को चुग कर चली जाएगी, तो खेती भी बर्बाद हो। इसलिए 5 to 7 सेंटीमीटर डीप एकदम अच्छा जगह है, अच्छा लेवल है सीड को बो करने के लिए, ठीक है, सो करने के लिए, सोन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो देखिए, द प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम, जो प्रोटोप्लाज्म होता है एम्ब्रायो का और जो एम्ब्रायो के जो सेल्स है उसमें जो एंजाइम्स है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम्स ऑफ द सेल रिमेन एक्टिव एट अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो प्रोटोप्लाज्म और एंजाइम्स होते हैं सेल्स का, एम्ब्रायो के सेल्स का, वो एक्टिव रह पाते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत सारे एंजाइम्स जो होंगे, आपको पता है ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाता है, ठीक है, डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का, यानी कि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा। एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी वो एंजाइम मिलेगी ही नहीं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगा तो सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर जरूरी होता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए जिसमें सीड जो है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाता है। मोस्ट ऑफ द सीड डू नॉट जर्मिनेट इन बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर बहुत ठंडा तापमान है बाहर का तो सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, एंजाइम अपना फंक्शन लो टेम्परेचर में भी सही से नहीं कर पाते, बहुत लो टेम्परेचर। और अगर आप अबव 45 डिग्री टेम्परेचर चले जाओ, 45 डिग्री के ऊपर, बहुत भीषण गर्मी, तो भी वो सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटीन डीनेचुरेट हो जाएंगे। प्रोटीन डीनेचुरेट मतलब एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया, एंजाइम डैमेज हो गया, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक से नहीं होगा। द फेवरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में ना ये जो सीड होते हैं बहुत अच्छे से जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, द फेवरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला जो फैक्टर है स्टूडेंट्स वो है फूड और न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक सीड के जर्मिनेशन के लिए। द ग्रोइंग एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो है जो ग्रो कर रहा है, इट नीड्स न्यूट्रिशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अगर एक एंडोस्पर्मिक सीड है तो वो जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, ग्रोइंग एम्ब्रायो है, वो न्यूट्रिशन कहाँ लेगा? एंडोस्पर्म से लेगा। आपको पता है जो मोस्ट ऑफ द जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक सीड, लेकिन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, राइट। आप देखोगे ज्यादातर डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। तो डाइकॉट के सीड में जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा? क्योंकि एंडोस्पर्म तो है ही नहीं, तो वो जो एम्ब्रायो है वो कॉटिलिडॉन से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं ना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
ओके, तो द ग्रोइंग एम्ब्रायो रिक्वायर्स या नीड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन. द एम्ब्रायो डिपेंड्स अपॉन स्टोर्ड फूड मटेरियल इन कॉटिलिडॉन्स और एंडोस्पर्म. कॉटिलिडॉन्स तो आपको पता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में कॉटिलिडॉन पे डिपेंड करेगा न्यूट्रिशन के लिए एम्ब्रायो, और अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तो एम्ब्रायो जो है वो एंडोस्पर्म पे डिपेंड करेगा फॉर न्यूट्रिशन इन द जर्मिनेशन पीरियड अप टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फर्स्ट लीफ फ्रॉम द प्यूल. कब तक इस न्यूट्रिशन की जरूरत है एक जर्मिनेटिंग सीड को? जब तक ये जो प्राइमरी रूट है उसका फॉर्मेशन ना हो जाए रेडिकल से और सबसे पहला लीफ प्लूम्यूल से ना निकले, तब तक जो हमारा एम्ब्रायो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है, वो कॉटिलिडॉन एंड एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता रहता है. ठीक है, लेकिन जैसे ही जर्मिनेशन हुआ, सबसे पहला प्राइमरी रूट, सबसे पहला रूट बना और ऊपर प्लूम्यूल से सबसे पहला लीफ बना, उसके बाद जो कॉटिलिडॉन एंड एंडोस्पर्म जो है उससे न्यूट्रिशन लेना छोड़ देता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला फैक्टर है लाइट. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर लाइट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लीफ. ठीक है, लाइट की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं. जैसे ही पहला लीफ बनेगा तब जाके ना लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फिर लाइट आएगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और लीफ जो है वो फूड का फॉर्मेशन करेगा. उससे पहले तो न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? एंडोस्पर्म या कॉटिलिडॉन दे रहा था, तो लाइट की जरूरत ही नहीं थी. लेकिन जैसे ही पहला लीफ बन गया तो अब कॉटिलिडॉन एंड एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अब लीफ जो है वो लाइट का इस्तेमाल करेगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है वो होता है, तो वो प्रोसेस चलेगा. सिंपल समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो. ठीक है, सिंपलिस्टिक फॉर्म में समझोगे तो याद रहेगा अच्छे से. चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, चैप्टर खत्म होने वाला है तो उससे पहले कुछ एक आध दो स्पेशल पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है. सबसे पहला है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट इज फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. जो कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है ना, जो एडिबल पार्ट होता है, व्हाइट वाला, व्हाइट जो कर्नल होता है जो बड़े चाव से आप खाते हो, वो जो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का, वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में फैट होता है. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. अगला अगला देखो, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. पॉइंट पहले याद रखो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. 125 meiotic division are required to form 100 seeds of wheat. अगर 100 बीज बनाने हैं वीट के तो कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होती है? 125 मियोटिक डिविजन्स की. समझ में नहीं आया सर? तो देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछ रहा हूं कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 सीड. अगर 100 बीज बनने वाला है एक एंजियोस्पर्म के प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत होती है? तो आप इसके लिए ना एक फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीड. ठीक है, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीड इक्वल्स टू 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड. ये ऑलमोस्ट किसी भी एंजियोस्पर्म के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ कितना मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होता है 100 सीड या 200 सीड फॉर्म होने के लिए एक एंजियोस्पर्म में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना. नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीड इक्वल्स टू 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड. नंबर ऑफ सीड आपको दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ है यहाँ पे बैठा दो. ये ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म के लिए वैलिड है एक्सेप्ट साइपरेसी फैमिली. साइपरेसी फैमिली के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. ठीक है, ये लेकिन ऑलमोस्ट सभी टिपिकल एंजियोस्पर्म के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है. तो चलो पुट करते हैं जो आपको दिया गया है. 5/4 इंटू 100 पूछा है ना, तो 5/4 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा? 125 आएगा. ठीक है, तो 100 सीड अगर बनाने हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, जैसे मान लो वीट दे दिया, वीट एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है, तो 125 मियोटिक डिवीजन की जरूरत है. तो वहीं पे यहाँ पे मैंने फैक्ट की तरह लिख दिया 125 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 सीड ऑफ वीट. अच्छा, यहाँ पे अगर 200 सीड देता और पूछता बताओ कितने मियोटिक डिवीजन होंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे 200 पुट कर देते. तो अगर ये 200 सीड पूछता तो आंसर आता 250 मियोटिक डिवीजन. ठीक है, अच्छा सर ये फॉर्मूला आया कैसे? ये 5/4 ही क्यों लिखा आपने? आपने यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं लिखा? ये कैसे आया? डेरिवेशन किस तरीके से आपने किया? हो सकता है किसी के मन में डाउट हो, राइट? मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं और मैं बताऊँ ही ना कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में तो एकदम महाभारत कर दोगे.
ठीक है, पूछने लग जाओगे कि सर ये कैसे हो रहा है, ये बताओ थोड़ा। तो चलो थोड़ा इसको डिराइव करते। देखिए एक्सप्लेनेशन, एक सीड बनने के लिए ना एक मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट की जरूरत होती है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट आया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल सीड में डेवलप हो गया। तो एक सीड बनने के लिए एक मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट की जरूरत होती है। आपको पता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक बार मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर से 4 मेल गैमेटोफाइट बनते हैं जब एक बार मियोटिक डिवीजन होता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से अगर आपको एक ही मेल गैमेट बनाना है, मेल गैमेटोफाइट बनाना है, तो कितने मियोटिक की डिवीजन पड़ेगी? 1/4 ना। सुनो लिख के समझाता हूं ना, तो आपके दिमाग में अच्छे से जाता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए एक मियोटिक डिवीजन की जरूरत है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 1/4 मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी, राइट, 1/4। और एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए बस एक मियोसिस की जरूरत होती है। ये तो आपको पता है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1 मेल गैमेटोफाइट के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? 1/4 मियोसिस। और एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है आपको एक मेगास्पोर मदर सेल से, तो कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? 1 मियोसिस। कर दो 1/4 + 1, 5/4 मियोसिस। तो देखो एक सीड बनाने के लिए 5/4 मियोसिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन टू रिक्वायर्ड टू फॉर्म सीड, एक सीड बनाने के लिए 5/4 मियोसिस की जरूरत है। 100 बनाने के लिए 100, या 100 लिख दो। इस तरीके से सॉल्व कर लो ना, एक सीड बनाने के लिए 5/4 मियोसिस की जरूरत होती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले 100 सीड बनाने के लिए, तो 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड जो दिया रहेगा वो कर लो फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और स्पेशल पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट सीड, सबसे बड़ा सीड, सबसे हेवीएस्ट सीड होता है लोडोइशिया मेल्डिविका का। ठीक है, लोडोइशिया मेल्डिविका, इसको कोई गलत तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेगा। आगे देखो, स्मॉलेस्ट एंड माइन्यूट सीड आपको ऑर्किड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड माइन्यूट सीड आपको ऑर्किड्स के देखने को मिलेंगे। सीड्स विदाउट कॉटिलिडॉन्स, ठीक है, बिना कॉटिलिडॉन्स के सीड आपको देखने को मिलेंगे कस्कटा एंड सैंटेलम में। ठीक है, ये कस्कटा और सैंटेलम जो है ये पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, इनका जो सीड होता है उसमें कॉटिलिडॉन्स एब्सेंट होते हैं। ऑलराइट, सीड डोरमेंसी इज एब्सेंट इन सीड्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट्स में सीड डोरमेंसी होती नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंग्रोव प्लांट में जो सीड बनता है फ्रूट के अंदर बनता है, राइट, ऑब्वियसली सीड जो है फ्रूट के अंदर बना और उस फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है, राइट। तो सीड डोरमेंसी की जरूरत नहीं है। सीड डोरमेंसी इज एब्सेंट इन सीड्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। पॉलिनेशन इन सैल्विया टेक्स प्लेस बाय टर्न पाइप मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म है पॉलिनेशन का जिसको कहते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से सैल्विया के अंदर पॉलिनेशन होता है। टर्न पाइप मैकेनिज्म का मेथड प्रोसेस क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, फालतू में मत घुसो, बस याद रख लो कि सैल्विया में जो पॉलिनेशन होता है इट अकर्स बाय टर्न पाइप मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है होता है समाप्त। अगला जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का प्यारा सा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसकी हम शुरुआत करेंगे। ठीक, तो चलो ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।